गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस। तो आज हमने देखना है कि किस किस टाइप की रेशियोज होती हैं, कैसे कैसे ये रेशियोज निकलती हैं और इन रेशियो को निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कौन सी रेशियोज हैं जो हमारे पास पेपर के लिए बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है, जिनसे बार बार हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। उनको हम विद एग्जांपल्स से इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस, क्लास 12 अकाउंटेंसी। तो इसके अंदर हमने बेसिकली डिफरेंट रेशियोज और उनका क्या मोटिव है, क्यों रेशियो निकालते हैं, उनके बारे में समझना है। और वो रेशियो कैसे निकलती हैं, कैसे हम बैलेंस शीट की मदद से या और चीजों की मदद से उन रेशियो को निकाल सकते हैं और वो रेशियो हमें क्या इंटरप्रेट करती हैं। मतलब क्या वो हमें ये बताती हैं कि ये जो रेशियो निकल कर आई है क्या वो अच्छी है या बुरी है, क्या कंपनी की उससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो देखो, सबसे पहले हमने बात करनी है कि रेशियोज हम निकालते क्यों हैं। देखो, कंपनी की क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। अगर मान लो किसी भी कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको पैसे लगाने हैं या कोई भी कंपनी की आपको बैलेंस शीट देखनी है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एक आम इन्वेस्टर के लिए या एक आम पब्लिक के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी कंपनी की बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करे। तो उसके लिए कंपनीज की मतलब उसको आसान बनाने के लिए ना क्या निकाल दी जाती है, उनकी रेशियोज निकाल दी जाती है। रेशियोज मतलब कि वो इंपॉर्टेंट चीजें जो बताती हैं कि कंपनी की पोजीशन दूसरी कंपनी के मुकाबले कितनी अच्छी है। या जैसे हम बात करें कि एक रेशियो होती है लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या, ये रेशियो क्या बताती है, ये रेशियो बताती है कि कंपनी कितनी जल्दी अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकती है, मतलब लिक्विड कर सकती है। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होना। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताएगी कि कंपनी के पास कितनी जल्दी पैसा आ जाता है ताकि वो अपनी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है उनको क्या कर दे, पे ऑफ कर दे। और सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताती है हमें, ये वो रेशियो होती है जो बताती है कंपनी के पास कितना पैसा पड़ा है खुद का, ताकि वो जो उन्होंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ले रखी हैं उसको वो पे कर सके। या क्या कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि वो अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकती है, और कितने टाइम्स वो प्रॉफिट है, ज्यादा टाइम्स है, कम टाइम है, कितनी रेशियो है। तो ये हमें क्या बताएगी, सॉल्वेंसी रेशियो बताएगी। और टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्या बताती है कि भाई जितना हमारी सेल्स है या जितनी हमने चीजें बेचनी है उसके मुकाबले में हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, या कितना स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताती है कि ऑन एन एवरेज हम कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं अपनी सेल्स के ऊपर, क्या इतना मिनिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं ताकि जो, अगर मान के देखो कि अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट वो सिर्फ 3 करोड़ या 4 करोड़ ही कमा रही है उस 100 करोड़ के ऊपर, तो फिर उसकी परसेंटेज क्या निकल कर आई, 3 to 4%। तो ऐसे प्रॉफिट का क्या फायदा, इससे अच्छा तो कंपनी उस पैसे को बैंक में जमा कर देगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें देखो, प्रॉफिट तो कमाया बट कितने परसेंटेज कराया और क्या वो परसेंटेज मार्केट से ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, रेशियो एनालिसिस करके। तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्यों जरूरी है, ताकि हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और अच्छे से जान सकें कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो कैसे, मतलब उसकी बिल्कुल बेसिक से जान सके कि कंपनी के पास इतनी एसेट्स तो हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके। मान लो कोई कंपनी ऐसी है कि वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, लेट्स से 1 लाख करोड़ की कंपनी है, लेकिन उसकी जो हम बात करें कि उसकी करंट रेशियो है या उसकी लिक्विडिटी रेशियो है वो नेगेटिव में चल रही है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज, अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे कर सके। तो इस केस में होगा क्या, या तो कंपनी को अपनी फिक्स एसेट बेचनी पड़ेगी, तो फिक्स एसेट बेचनी पड़ेगी तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो इस केस में कंपनी को फ्यूचर के अंदर लॉसेस होने के भी चांसेस है, ठीक है ना। कि अगर कोई कंपनी के पास इतनी एसेट्स भी नहीं है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे कर सके, तो कल को देखो क्या होगा, क्रेडिटर्स तो पैसा मांगेंगे, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिन्होंने पैसा दिया होगा वो तो पैसा मांगेंगे। तो कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं था, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं था, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, या तो लोन लेकर उस पे देना पड़ेगा, तो फिर कंपनी का और लोन चढ़ जाएगा कंपनी के सिर के ऊपर, और उससे और इंटरेस्ट रेशो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारा कुछ कौन बताता है हमें, रेशियो एनालिसिस करने से हमें पता चलेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की अच्छी है और पिछले साल के मुकाबले इस साल के कैसी थी,
वो भी हमें रेशियो एनालिसिस बताएगा, कंपेयर करके बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमें कौन बताएगा? रेशियो एनालिसिस करके ही हमें क्या होगा? पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है और जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें जो मेन चीजें हैं वो कंपनी के पास है कि नहीं है। कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है या बुरी है, या कंपनी के पास कम से कम इतना प्रॉफिट तो है कि वो अपने इंटरेस्ट को कवर कर ले। मान लो कंपनी 7 करोड़ या 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसका इंटरेस्ट कितना था? 8 करोड़ पे, तो उसको बैंक के ऊपर बैंक का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। तो क्या ऐसी कंपनी सर्वाइव करेगी? नहीं। लेकिन दूर से देखने में क्या लगेगा? वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है ना। या ऐसे ही हम बोले कि कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो कंपनी की 20% थी, यानी कंपनी 20% प्रॉफिट कमाती है अगर एक सामान को बेचती है, ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो सिर्फ 2 या 3% ही रहेगी, तो ऐसा फायदा क्या होगा? तो ये सारी रेशियो क्या की जाती है? कंपेयर की जाती है, इनको निकाला जाता है, और जिससे कंपनी का एक व्यू पॉइंट तैयार होता है आम पब्लिक के लिए। आम पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है या बुरी है। वो सारा कुछ कैसे पता चलेगा आम पब्लिक को? इन रेशियोज को देख, और इन रेशियो को हमने क्या करना है? निकालना सीखना है। तो बेसिकली ये जो रेशियोज हैं ये हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बताती है कि कितनी जल्दी हमारी कंपनी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, या हमारे पास कितनी जल्दी हम अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा या जितनी जल्दी हम उसको पे कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। हमारे लिए मतलब किसके लिए? कंपनी के लिए। सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, क्या कंपनी ने ज्यादा डेट ही ले रखे हैं, कंपनी का खुद का पैसा भी है, और अगर खुद का पैसा है तो उससे ज्यादा एसेट्स खरीद रखी है या नहीं खरीद रखी। टर्नओवर रेशियो मतलब क्या? कि कंपनी जो सेल्स कर रही है उसके मुकाबले क्या सारा का सारा तो नहीं उधार पे कर रही है, कुछ कैश में सेल कर रही है कि नहीं कर रही, ताकि उसकी लिक्विडिटी डेली के खर्चेस चलते रहे। और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रॉस प्रॉफिट ही ज्यादा था या नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है, या ऑपरेटिंग रेशियो की ऑपरेटिंग खर्चे कितने थे, बिजनेस करके कितना प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ये सारा कुछ हमें किसमें पता चलेगा? रेशियो एनालिसिस में पता चलेगा। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, जो हमें बताएगी कि कंपनी की जेन्युइन फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि हम अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी से क्या कर सके? कंपेयर कर सके, और एक्चुअल में जान सके क्या कंपनी की लिक्विडिटी या कंपनी के पास उतनी एसेट्स एंड लायबिलिटी है ताकि कंपनी सर्वाइव कर सके। देखो नॉर्मली एक इन्वेस्टर कौन होगा? जो कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करेगा। अब उस इन्वेस्टर को अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो वो सारी रेशियोज को, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिटेल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डिटेल अंडरस्टैंड करके उसको क्या पता चलेगा कि भाई कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन तो बहुत बुरी है। तो ऐसी कंपनी चाहे जितना मर्जी प्रॉफिट कमाए, लेकिन अगर उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है या उसकी सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है, तो ऐसी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी नहीं। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? उस कंपनी से साइड पे हो जाएगा। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? थ्रू रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर के अंदर। चलो, तो 4 पार्ट्स में हमारे पास रेशियो थी। तो मैंने आज जो डिस्कस किया है हमने वो करेंगे लिक्विडिटी रेशियो, कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सिर्फ 2 ही रेशियोज हैं हमारी। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सिर्फ 2 ही रेशियो है हमारी, एक है करंट रेशियो और दूसरी कौन सी हमारे पास? लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। देखो करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो का मतलब क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट लायबिलिटी के मुकाबले, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के मुकाबले कंपनीज के पास कितने एसेट्स पड़े। देखो ये क्या बताएगी हमें? करंट रेशियो क्या बताएगी? करंट रेशियो हमें ये बताएगी कि कंपनी के पास कितनी करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनका पीरियड 12 मंथ्स से क्या होता है? कम होता है। तो वो सारी कौन सी एसेट्स होती है? करंट एसेट होती है, जिनको इमीडिएट, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि लिक्विड है, हाईली लिक्विड है, ठीक है ना। तो करंट रेशियो क्या बताएगी कि कंपनी की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के मुकाबले कंपनी के पास कितनी करंट एसेट्स पड़ी है, और ये बताएगी क्या कंपनी एबल है, मतलब काबिल है अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को टाइम पे पेमेंट करने के लिए, मतलब इतनी एसेट्स हैं उसके पास या नहीं है। तो देखो अगर तो उतनी एसेट्स हैं फिर तो ठीक है, बट अगर उतनी एसेट्स नहीं है तो ऐसी ये कंपनी के लिए क्या है? खतरे की घंटी है।
तो इन्वेस्टर्स इस टाइम पे क्या करेंगे, अपने पैसे को उस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज उनकी करंट रेशो अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए तो पैसा नहीं है, और अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कल को पैसा मांगने आएंगे तो उस केस में क्या होगा, या तो कंपनी को अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचनी पड़ेंगी या बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लोन लिया जाएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें लिक्विड इन रेशो से हमें क्या चलेंगी, पता चलेंगी। तो करंट रेशो मतलब कंपनी की एबिलिटी कि वो कितनी जल्दी अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड करंट रेशो। तो करंट रेशो मींस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और एक अच्छी आइडियल करंट रेशो क्या होगी, मतलब एक कंपनी हम अच्छी कब मानेंगे, जब उसकी रेशो क्या है 2:1, यानी कि अगर कंपनी के पास मान लो करंट लायबिलिटी 5 लाख की है तो उसके पास करंट एसेट कम से कम कितनी होगी, 10 लाख की होगी, यानी कि 2:1। तो इट मींस कंपनी क्या है, एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, उसके पास दुगना, यानी कि वो अपनी लायबिलिटीज भी पे कर देगी और अपना काम भी पूरा कर लेगी। मतलब देखो करंट एसेट्स क्या होंगी, शॉर्ट टर्म रॉ मटेरियल वगैरह होगा, तो कंपनी के पास इतनी एसेट्स हैं कि वो अपनी जो करंट लायबिलिटी है उनको भी पे कर सकती है, और फ्यूचर के अंदर वर्किंग कैपिटल भी है कंपनी के पास, कुछ करंट एसेट बच भी जाएंगी जिससे वो कंपनी लगातार ग्रोथ कर सकती है, काम शुरू कर सकती है। ये नहीं होगा कि दोबारा फिर करंट लायबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये एक आइडियल रेशियो, ठीक है ना। तो हाई करंट रेशो मतलब क्या होगा, करंट रेशो अगर आपकी ज्यादा है तो वो कंपनी क्या होगी, अच्छी होगी। लेकिन बहुत ज्यादा अगर करंट रेशो है वो भी बुरी है। क्यों, मान लो कंपनी की करंट लायबिलिटी थी 5 लाख लेकिन करंट एसेट्स कितनी थी 50 लाख, तो इट मींस इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास, देखो करंट एसेट में क्या होता है, करंट एसेट में कैश होता है, इन्वेंट्री होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी के पास करंट लायबिलिटी के मुकाबले इतनी ज्यादा करंट एसेट है, मींस कंपनी के पास फालतू कैश पड़ा है, यानी कंपनी उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही, या कंपनी के पास इन्वेंट्री स्टॉक फालतू बचा हुआ है। तो मतलब कंपनी की सेल्स पोजीशन क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक अगर कंपनी स्टोर करके रख रही है तो उसके ऊपर तो उसको रखने का खर्चा बहुत आएगा, या उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगेंगे, या कंपनी के पास कैश पड़ा है तो मतलब कंपनी उसको यूज नहीं कर पा रही प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो हाई करंट रेशो भी क्या है, बहुत बुरी है। नॉर्मल करंट रेशो 2, 2:1, 3:1 गुड फॉर अ कंपनी, कि ठीक है कंपनी के पास लायबिलिटी को पे करने के लिए भी और आगे फ्यूचर में काम करने के लिए भी एसेट्स हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है वो क्या है, नुकसानदायक। और इट इज मेजर इन प्योर रेशो। प्योर रेशो का मतलब क्या होता है, 2:1। देखो रेशियोज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं। प्योर रेशो मतलब 2:1, तो जब भी इसका आंसर आएगा वो ऐसा लिखेंगे, हम 2:1 के अंदर लिखेंगे, या 2.5:1 ऐसा लिखेंगे। और कुछ रेशियोज होते हैं जिसको परसेंटेज में मेजर करते हैं, कुछ रेशियो होते हैं जिनको टाइम्स में मेजर करते हैं। टाइम मतलब कितने गुना, तो उसमें ये नहीं लिखना पड़ता 2:1, उसमें लिखना 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो जो आप करंट रेशो है उसको प्योर रेशो यानी कि 2:1, 3:1, 4:1 ऐसे मेजर करो। चलो, तो उसके बाद दूसरी रेशियो हमारे पास कौन सी होती है, दूसरी रेशियो है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो। देखो लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियो का दूसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो इसका मतलब क्या है कि कितनी जल्दी कंपनी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि लिक्विड एसेट्स कितनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं वो हम आगे देखते हैं, पहले हम नॉर्मली इसका फॉर्मूला देखेंगे कि लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट्स मतलब क्या, वो एसेट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट्स के अंदर फर्क होता है। देखो करंट एसेट में कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होती, लाइक स्टॉक। तो क्या स्टॉक इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मान लो एक कंपनी के पास 20 लाख का स्टॉक पड़ा है और इमीडिएटली उसके क्रेडिटर पैसा मांगने के लिए आ गए, तो देखो स्टॉक तो इमीडिएटली बिकेगा नहीं ना। अगर स्टॉक इमीडिएटली बिकता होता फिर तो किसी भी कंपनी को सामान रखने की जरूरत, फिर तो बहुत अच्छी कंपनी होती वो। सो स्टॉक जो है वो इमीडिएटली बिकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है कंपनी का, ये करंट एसेट है लेकिन लिक्विड एसेट है नहीं। तो लिक्विड एसेट मतलब वो चीजें जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए, लाइक कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी ने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कोई बॉन्ड्स वगैरह, कोई शेयर्स वगैरह ले रखे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, 10-12 महीने के लिए, तो वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। या कंपनी के कोई डेटर्स हैं, तो डेटर्स भी क्या होते हैं, कंपनी की लिक्विड एसेट है। क्यों, क्योंकि डेटर्स से पैसा लेना है, तो अगर कंपनी को जरूरत पड़ेगी तो कंपनी उनसे भी इमीडिएटली पैसा मंगा सकती है क्योंकि वो तो सेल हो रखी है। लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक बेचना क्या है, मुश्किल काम है, जल्दी नहीं बिकेगा।
इट इज बेटर देन करंट रेशियो इन शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। देखो करंट रेशियो से तो अच्छी है ना, क्योंकि हमें डायरेक्टली बताएगी कि भाई लिक्विडिटी कितनी है, क्योंकि अगर मान लो आपको पास कोई पैसा मांगने के लिए आ गया तो आप अपनी लिक्विड एसेट्स को ही बेचोगे। करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक वगैरह आप नहीं आपके पास पड़ी है लेकिन उनको बेच पाना बहुत मुश्किल है। आप सबसे पहले उन चीजों को बेचोगे जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। ये चेक करती है कंपनी की एसिड टेस्ट, मतलब कंपनी के पास उतनी लायबिलिटीज हैं कि वो पे कर सके या ना कर सके। चलो तो मतलब अच्छा, अब करंट रेशियो, ये लिक्विड रेशियो, आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1, यानी कंपनी के पास कम से कम जितनी लायबिलिटीज हैं उतने की तो लिक्विड एसेट्स के रूप में पैसा होना ही होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली कोई भी क्रेडिटर पैसा मांगने आ सकता है, तो कंपनी ऐसा ना हो कि उनको पैसा ना दे पाए। तो लिक्विड आइडियल रेशियो क्या है? 2:1:1, कि अगर मान लो 5 लाख की लायबिलिटी है तो 5 लाख की लिक्विड एसेट्स तो कम से कम कंपनी के पास हो, ताकि वो उनको पे ऑफ करके बाकी का अपना काम बाद में देखे, लेकिन इतना तो होना चाहिए। और इससे नीचे हो तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं। और बहुत ज्यादा हो वो भी क्या है? बुरी बात है, क्योंकि लिक्विड एसेट बहुत ज्यादा है, मतलब कैश आइडियल पड़ा है, यूज नहीं हो पा रहा, तो ये भी एक लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। अब बेसिक कंसेप्ट देखो, अब इनके क्वेश्चंस करने से पहले ना अकेला फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा, इनके क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहली चीज हमारे पास क्या थी? करंट एसेट्स। तो देखो करंट एसेट्स के अंदर क्या आएगा? स्टॉक एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स। देखो लूज टूल्स क्या होता है? वो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमें बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, लाइक हम बोलते हैं उसको अपना स्क्रू ड्राइवर। ऐसे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इनको ना नॉर्मली हम स्टॉक के अंदर इंक्लूड करते हैं, बट करंट एसेट निकालते समय, जब क्वेश्चन करते रेशियो निकालते समय, इन लूज टूल को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टॉक कौन से वाला आएगा? एक्सक्लूडिंग लूज टूल। और एक उसके बाद क्या आएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। तो ये भी करंट एसेट होती है, मतलब कितना पैसा लेना है, तो कुछ पैसा डेटर से लेना होगा, कुछ के हमारे पास क्या आ चुके होंगे? बिल्स आ चुके होंगे। और इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस करके जो वैल्यू होगी वही लिखनी है, कि ट्रेड रिसीवेबल मतलब एक्चुअल में कितना पैसा मिलेगा। अब प्रोविजन माइनस करके पता चलेगा ना कितना पैसा मिलेगा। चलो फिर क्या आएगा? कैश बैंक। ये भी क्या होती है? करंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लाइक वही बॉन्ड्स वगैरह में लेकर रखे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी कि ये वो सिक्योरिटीज होती है जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। ये छोटे कंपनीज लेती है, लाइक कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, ऐसा कुछ होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो क्या लिखा मैंने वर्ड? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब ये वो लोन्स है जो कंपनी ने दे रखे हैं। लोन्स एंड एडवांसेस वर्ड आ गया तो मतलब कंपनी ने दे रखा है किसी को, तो कंपनी के लिए क्या है? एसेट है। और कौन सी? करंट एसेट, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? वो खर्चा जो कंपनी ने पहले ही पे कर दिया, यानी कंपनी की क्या है? एसेट है वो। और कौन सी वाली? करंट एसेट। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो 2 महीने का रेंट एडवांस में पे कर रखा है, तो दैट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। खर्चा है लेकिन कंपनी ने एडवांस में क्या कर दिया? उसको पे आउट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम वो इनकम जो हमने कमा तो ली, कमा ली मतलब कंपनी ने अर्न तो कर ली, लेकिन अभी तक उसको मिली नहीं है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो ये भी क्या है? एसेट्स। अच्छा लायबिलिटीज क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो, बैंक ओवरड्राफ्ट कोई ले रखा हो, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स के अंदर 2 चीजें आएंगी, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि अभी तक पेमेंट खर्चा हो गया बट अभी तक पेमेंट नहीं करी, या कोई इनकम एडवांस में मिल गई बिना काम किए हुए, तो ये भी क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है। अब बात करते हैं लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट कौन सी एसेट? जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे, या क्या क्या चीजें लिक्विड एसेट के रूप में होंगी? तो बेसिकली सारी करंट एसेट्स में से ये 2 एसेट्स देखो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। देखो स्टॉक मतलब क्या स्टॉक लिक्विड एसेट है? नहीं, क्योंकि वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। और प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? वो खर्चा जो कंपनी पहले ही पे कराई, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका, अब दोबारा तो पैसा मांगा नहीं जा सकता। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट जरूर है, लेकिन क्या ये लिक्विड है? नहीं, क्योंकि इनसे पैसा मांगा जा सकता है? नहीं मांगा जा सकता। और एक्रूड इनकम भी अगर हम बोले तो ये भी इतनी लिक्विड नहीं है, क्योंकि एक्रूड इनकम मतलब हमने इनकम अर्न कर ली लेकिन पैसा मिलेगा। हम ये बोलते हैं कि इनसे पैसा मिलेगा, लेकिन एक्रूड इनकम से अगर है तो बहुत मुश्किल होता है इनसे भी रिकवर करना।
तो बेसिकली अगर नॉर्मली हम पेपर की बात करें या क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास सिर्फ लिक्विड एसेट्स कौन सी एसेट होती है जिसमें करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ये दो एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी लिक्विड एसेट्स होती है। और एक होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी के पास काम करने के लिए पड़ी है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट लायबिलिटी से कितनी ज्यादा एसेट्स कंपनी के पास पड़ी है। करंट लायबिलिटी देने के बाद जितनी भी बचेंगी वो सारी क्या है, वर्किंग कैपिटल, जिससे कंपनी अपना क्या कर रही है, बिजनेस चला रही है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे आपको काम आएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपने देख लिया होगा। मेनली तो याद रखना है, स्टॉक के अंदर लूज टूल इंक्लूड नहीं होगा, प्रीपेड एक्सपेंस एक्रूड इनकम होगा। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आएगा, लिक्विड एसेट कैसे निकलेगी, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चलो अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो। तो देखो करंट रेशो कैलकुलेट करनी है, तो करंट रेशो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, स्टॉक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 5 लाख का स्टॉक। कैश आएगा कि नहीं आएगा, यस कैश इज आल्सो करंट एसेट्स। 2 लाख का कैश। डेटर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। तो 3 लाख के क्या आएंगे, डेटर्स आगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यस ये भी हमारी क्या होती है, करंट एसेट होती है। प्रीपेड एक्सपेंस, यस ये भी क्या है, करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी कितना है, वो डायरेक्टली दे दिया हमें 5 लाख। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 7 10 12 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो ये व्हाट इज द रेशियो, हमारे पास क्या रेशियो आ गई, रेशियो आ गई 2.4:1। तो इसको इस फॉर्म में हमने क्या करना है, लिखना है। इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। चलो तो अगली रेशियो देखते हैं। अगली रेशियो कैसे निकालेंगे, कौन सी रेशियो निकालनी है, करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। देखो पीछे भी हमने क्या निकालना था, इसके अंदर लिक्विडिटी रेशियो निकालनी थी। तो लिक्विडिटी रेशियो कैसे निकलेगी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कैसे निकलती है, करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करके, माइनस करके, और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट एसेट्स कितनी थी, हमने ये टोटल किया हुआ था 5 + 2 7 10 12 लाख। 12 लाख की करंट एसेट्स थी। स्टॉक कितने का था, स्टॉक था 5 लाख का। और प्रीपेड एक्सपेंस कितने के थे, 1 लाख के थे। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 लाख की हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। करंट लायबिलिटी कितनी थी, 5 लाख की। तो व्हाट इज द रेशियो, 1.2:1। ये हमारे पास कौन सी रेशियो आ गई, लिक्विड रेशियो आ गई। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, या आप इनमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को ना लो, सिर्फ कैश, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले लो, तब भी वही आएगा। 2 + 3 5 + 1 6 लाख, ठीक है ना। तो ये लिक्विड रेशियो निकालने का फॉर्मूला था। चलो अब क्या निकालना है, इसमें भी करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक इंक्लूडिंग लूज टूल्स 50,000 कितना था, 4 लाख था। देखो करंट रेशियो निकालनी है तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होगा। अब करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आता है, लेकिन उसमें लूज टूल आते हैं, नहीं आते। तो हम कितना लिखेंगे, 3,50,000। क्यों, क्योंकि हम 4 लाख में 50,000 इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, गुडविल। गुडविल तो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट होती है, लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल एसेट है, तो ये तो करंट एसेट में नहीं आएगा। बिल्डिंग भी हमारी नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यस आएगा। और ये क्या है, करंट एसेट है। लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने दे रखी। ट्रेड रिसीवेबल कितना था, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 1 लाख। तो मतलब ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, 3 लाख। 4 लाख मिलने थे, 1 लाख की प्रोविजन थी, तो मिलेगा तो कितना, 3 लाख। ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ट्रेड पेबल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 7,50,000 अपॉन 3,50,000। तो अप्रोक्सीमेटली 2.2:1 हमारे पास करंट रेशियो आ गई। अब लिक्विड रेशियो की बात करें तो क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स कितनी थी, 7,50,000। उसमें से अगर हम सिंपल करंट इन्वेंट्रीज को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 4 लाख। करंट लायबिलिटी तो कितनी होगी, 3,50,000। ये 1.2:1 समथिंग हमारे पास आ गया। तो ये थी हमारे पास करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। चलो तो एक और केसेस देखते हैं। देखो ये सारे केसेस मैंने बताए हैं, तो इन केसेस को आप कर लो एक बार, तो आपका सारा का सारा रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिक्विडिटी रेशियो। चलो तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो करंट एसेट कितनी है, 5,25,000। इन्वेंट्री कितनी है, 2 लाख।
इंक्लूडिंग लूज टूल 75,000 और वर्किंग कैपिटल कितनी है 2,25,000। तो देखो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपके पास करंट एसेट्स जरूर है, कितनी है 5,25,000, बट क्या करंट लायबिलिटी है, नहीं करंट लायबिलिटी तो है नहीं। लेकिन आपके पास देखो, आप करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आपके पास वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी थी 2,25,000 और करंट एसेट्स कितनी है 5,25,000। तो करंट लायबिलिटी कितना होगा, एक्स कितना होगा। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये 2,25,000 माइनस 5,25,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये माइनस 3,00,000 माइनस एक्स, माइनस माइनस कट गया तो एक्स इज इक्वल टू 3,00,000। यानी कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई वो कितनी निकल कर आई, 3,00,000 निकल कर आई। किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। चलो तो क्या रेशियो बनी हमारे पास, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000। तो ये हमारे पास क्या रेशियो आई, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं मैं 1.75 रेशियो 1, अप्रोक्सीमेटली इतनी की रेशियो हमारे पास आ गई। चलो अब उसके बाद दूसरी कौन सी निकालनी है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो मींस लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो हमने निकाल ली, कितनी है 3,00,000। अब लिक्विड एसेट की बात करें तो लिक्विड एसेट कैसे निकलेंगी, करंट एसेट में से स्टॉक को माइनस करके। अब करंट एसेट थी 5,25,000, अब स्टॉक कौन सा माइनस करूंगा मैं, 2,00,000 माइनस करूंगा या 75,000 माइनस करके। देखो इन्वेंट्री थी 2,00,000 की, उसमें लूज टूल इंक्लूड थे, लेकिन वो लूज टूल हम इंक्लूड नहीं करते। तो 2,00,000 में से 75,000 माइनस किया, कितना आया 1,25,000। तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स जो आ गई वो कितने की आ गई, 4,00,000 की लिक्विड एसेट्स आ गई। तो व्हाट इज द रेशियो, 1.33 रेशियो 1। ये हमारे पास कौन सी रेशियो आ गई, लिक्विड रेशियो आ गई। देखो जब भी आपको ये रेशियो निकालनी है तो आपके पास सबसे पहले रेशियो लिखनी है और फिर देखना है कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है। तो जो चीज नहीं है वो किस तरीके से वो निकल सकती है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो ये आ गया टोटल एसेट्स कितनी है, वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और इन्वेंट्री। तो देखो करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बट ना इसमें करंट एसेट है ना इसमें करंट लायबिलिटी। तो अब हमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल दे रखे है, वो भी कितना दे रखा है 4,00,000। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो तभी निकलेगा ना अगर हमें एक के बारे में पता हो। तो देखो इस केस में उन्होंने और हमें चीजें देखी, हमने देखना और क्या दे रखे हैं, उन्होंने हमें टोटल एसेट्स दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, मतलब कुछ कहने की वो कोशिश कर रहे हैं हमें। चलो तो देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखो देखो एक चीज इससे पहले ना ध्यान देनी है, ये बैलेंस शीट बहुत जरूरी है आपको समझना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं ना टोटल एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपको बैलेंस शीट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ध्यान से देख लो, देखो बैलेंस शीट में क्या आता है, इधर आती है एसेट्स, इधर आती है लायबिलिटीज। तो एसेट्स ना दो टाइप की हैं, एक तो है नॉन करंट एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती हैं, और दूसरी क्या है करंट एसेट्स। तो इन दोनों एसेट्स को मिलाकर क्या बनता है, टोटल एसेट्स। और हमें पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। और जो लायबिलिटी होती है वो 3 तरीके से मिलाकर बनती है। पहला चीज होती है शेयर होल्डर फंड, जिसमें सारी इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस वगैरह आता है। इसको हम डिटेल में इस बैलेंस शीट को डेट इक्विटी रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर समझें। अभी सिर्फ हमें क्वेश्चन निकालने के लिए समझ। तो लायबिलिटी के अंदर तीन सब मेन हेड आते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें डेप्ट वगैरह होते हैं, और एक होती है करंट लायबिलिटी। तो इन तीनों को मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, टोटल लायबिलिटी। तो देखो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट इनसे जरूर निकल सकते हैं। तो ध्यान से देखो हमें क्या दे रखे हैं, हमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं, यानी कि कितने 10,00,000। अब उसके बाद हमें और क्या दे रखा है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड ये दे दिया हमें कितना 3,00,000। नॉन करंट लायबिलिटी भी दे दिया हमें कितना 4,50,000। और क्या करंट लायबिलिटी के बारे में पता है, नहीं। क्या टोटल लायबिलिटी के बारे में पता है, यस, बिकॉज हमें पता है टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। तो ये कितना होगा 10,00,000 ही होगा। तो ये मैंने कितना प्लस किया 7,50,000 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2,50,000। तो मैंने करंट लायबिलिटी इससे निकाल दी क्योंकि 10,00,000 मेरी टोटल लायबिलिटी आ गई। और टोटल लायबिलिटी कैसे बनती है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब देखो वर्किंग कैपिटल थी मेरे पास 4,00,000,
करंट एसेट मेरे को पता नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटी जरूर पता चल गई, कितनी 2,50,000। तो इस केस में एक्स कितना आएगा मेरा 4 लाख प्लस 2,50,000 यानी कि 6,50,000 मेरे पास क्या आ गई करंट एसेट्स। तो करंट एसेट कितनी आई 6,50,000, करंट लायबिलिटीज कितनी आई थी मेरे पास 4 लाख। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो विल बी 2.67 रेशियो 1। कौन सी रेशियो है करंट रेशियो। अब ऐसे ही कौन सी निकाल सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो, तो करंट लायबिलिटी तो हमें पता है कितनी थी 4 लाख। एंड व्हाट इज द लिक्विड एसेट, तो करंट एसेट 6,50,000 है, इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख की, तो कितने की होगी लिक्विड एसेट 5,50,000 की, क्योंकि लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो हमारे पास ये लिक्विड रेशियो क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या चीज, देखो रेशियो पे आपने स्टिक रहना है कि रेशियो ऐसे निकलेगी और उन दोनों में से क्या कौन सी चीज है और दूसरी चीज पे कैसे पहुंचा जाए। तो मैं आपको इन केसेस में मैक्सिमम वो चीजें तरीके बता रहा हूं जो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ध्यान से देख लो, इसी को समझ लो, इन्हीं केसेस को डिटेल में कर लो। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो फटाफट क्या लिखेंगे, करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एंड व्हाट इज द लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें देखो ना करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में से क्या दे रखे हैं, देखो शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट एसेट्स, बट हमें ना करंट एसेट्स दे रखी ना करंट लायबिलिटीज दे रखी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो निकालने वाली चीज के लिए हमें साथ की तरफ दिमाग में आया कि हमें बैलेंस शीट की फिगर्स दे रखी है। तो चलो बैलेंस शीट से देखते हैं हमें क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज आती है, शेयर होल्डर फंड कितना था 4 लाख था, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, हमने अभी देखा था कि 3 चीजें आती हैं इसमें, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, नॉन करंट लायबिलिटी है हमारे पास 3 लाख, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल, तो ये दोनों तो किसके पार्ट है, ये दोनों पार्ट है हमारे करंट लायबिलिटी के। तो करंट लायबिलिटी तो हमें डायरेक्टली दे दी, यहाँ क्या दे दिया, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो कितना हो गया ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को मिलाकर 3 लाख। तो टोटल लायबिलिटी विल बी 10 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी निकल कर आ गई 3 लाख। अब करंट एसेट कैसे निकालेंगे, क्या वर्किंग कैपिटल है, नहीं है। तो देखो करंट एसेट के बारे में हमें आगे कुछ दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट दे रखी है, हमें पता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स कितनी होंगी 10 लाख। व्हाई, बिकॉज टोटल लायबिलिटी 10 लाख है, तो टोटल एसेट भी कितनी होंगी 10 लाख। अभी नॉन करंट एसेट कितनी थी 4 लाख, तो करंट एसेट्स कितनी होंगी 6 लाख। चलो तो करंट रेशियो क्या आ गया हमारे पास 6:2:1। एंड व्हाट इज द लिक्विड रेशियो, तो करंट लायबिलिटी 3 थी और करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दूंगा, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो मेरे पास इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस दोनों दे रखी 1,50,000, 1 लाख और 50,000, तो कितना आ गया 4,50,000। तो व्हाट इज द रेशियो 1.5:1। चलो तो ये तो था हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो में हमने देखा करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, और ये था उसका पार्ट 1। और इसके अंदर हमने बेसिकली क्या देखा कि रेशियो कैसे निकलती है और कैसे कैसे फॉर्मूले इसके अंदर यूज होते हैं। तो इससे थोड़ा सा एडवांस के अंदर की करंट रेशियो कैसे निकलती है और लिक्विड रेशियो, जब कुछ भी ना दे रखा हो या कुछ आधी चीजें दे रखी हो आधी ना दे रखी हो, उस केस में कैसे निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।